नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आनंदम की ऑनलाइन क्लासेस में। जहां आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाई। अब हमारा विषय रहेगा वैदिक संस्कृति। देखिए, यहाँ हम चलते हैं और बात करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 1700 ईस्वी के बीसी पूर्व के लगभग अस्तित्व में रही और उसके बाद 200 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृति। देखिए, आप यहाँ पे दो शब्दों पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम सिंधु घाटी में सभ्यता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वैदिक में संस्कृति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इससे एक चीज क्लियर हो गई है, कहीं ना कहीं वैदिक जो संस्कृति है वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती है, यानी कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जहाँ संस्कृति की बात आएगी वहाँ हम मोटे तौर पर ग्रामीण रीति रिवाजों को, ग्रामीण जो चीजें हैं उनको देखेंगे, और जहाँ सभ्यता की बात आती है वहाँ हम शहरी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर रहने चाहिए। सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कृति, कल्चर, बोथ आर टोटली डिफरेंट। यानी कि सभ्यता का प्रारंभिक रूप संस्कृति होती है और विकसित होते 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 संस्कृति ही सभ्यता बनती है। तो चलिए, इस जानकारी के बाद हम बात करते हैं। और सबसे पहले देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, यानी कि लगभग 1700 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में रही और उसके बाद 1500 ईस्वी में एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। इस दोनों के बीच के जो 200 वर्षों का जो ये गैप है, यहाँ की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात करें वैदिक संस्कृति के बारे में। 1500 से लेकर 600 बीसी के मध्य जो संस्कृति यहाँ पनपी, बड़ी, पली और विकसित हुई उसको हम जानते हैं वैदिक संस्कृति के नाम से। अब देखते हैं वैदिक संस्कृति को पढ़ने के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटेंगे, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले बात करूं मैं वैदिक काल की। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का जो कालक्रम है उसे हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, और 1000 से लेकर 600 ईस्वी बीसी के कालक्रम को हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। अब इस वैदिक संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जहां से भी हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात, आखिर ग्रामीण संस्कृति है तो कैसी रही होगी? तो ये प्रथम ग्रामीण संस्कृति है। दूसरा, यहाँ पर पशुपालक आर्यों के कबीलों के रूप में ये संस्कृति विकसित हुई। आगे बढ़े, इस संस्कृति के संस्थापक के तौर पे आर्यों को माना जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्य क्या है। आर्य शब्द संस्कृत के अरि प्लस ये से बना है, जिसका अर्थ होता है उच्च या फिर शुद्ध रक्त वाले। देखिए, इन्हीं के समानांतर एक और शब्द यहाँ प्रचलन में था, अनार्य, और अनार्य को हम कह सकते हैं दास्यु या फिर कह सकते हैं अशुद्ध रक्त। एक शुद्ध रक्त, एक अशुद्ध रक्त। ये इनका विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था, यानी कि संस्कृत भाषा बोलने वाले अपने आप को शुद्ध रक्त वाले आर्य मानते थे, और जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उन्हें दास्यु यानी कि अशुद्ध रक्त वाले कहा गया। चलिए अब हम बात करें आखिर कहाँ से पता चलता है आर्य और अनार्य के बारे में। तो देखिए, बात करें, एक लड़ाई लड़ी गई, एक युद्ध लड़ा गया, 10 राज्य युद्ध। जी हाँ, कभी कभी प्रश्न बनता है 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया या फिर कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बनता है। तो पुरुषनी यानी कि जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम जानते हैं, इसी रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्यों का नेतृत्व सुदास के द्वारा किया गया और अनार्यों के 10 राजाओं की संयुक्त सेनाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। ऐसा कहा जाता है सुदास ने इन 10 राजाओं पर विजय प्राप्त की। अब बात आती है, अगर आर्य और अनार्य
दो तरीके के लोग यहाँ पे है। तो जो पहले यहाँ मौजूद थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, वो कौन थे? और अगर ये आर्य इनसे अपने आप को अलग समझते हैं तो फिर आर्य आए कहां से? अब इसी प्रश्न से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग आंसर दिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो आर्य कहलाने वाले लोग हैं आखिर कहां से यहाँ आए। तो सबसे पहले जाने, कुछ विद्वान आर्यों को मूल भारतीय मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा विद्वान आर्यों को मूल भारतीय मानता है? तो चलिए हम कुछ विद्वानों के बारे में बात करें। तो पंडित गंगानाथ झा इन्हें बहरसी देश के मानते हैं। आगे बढ़े और बात करें, DS त्रिवेदी के द्वारा इन्हें मुल्तान का बताया गया। मुल्तान में जो वेदिका नामक जगह है, पंडित त्रिवेदी कहते हैं कि आर्य मुख्यतः मुल्तान की वेदिका नामक जगह के निवासी थे। आगे बढ़े और बात करें, LD कल्ला के द्वारा आर्यों को कश्मीर या हिमालय का मूल निवासी बताया, यानी कि जहां हिमालय पर्वतमाला स्थित है वहां से आर्य की उत्पत्ति मानते हैं। कौन? हमारे कला। चलिए आगे बढ़े, एक व्यक्ति है दयानंद सरस्वती, ये समाज सुधारक के तौर पे जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ लिया जाएगा, आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी किसने माना है? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। आगे बढ़े और अब पहुंचते हैं हम आर्यों के लिए सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य मत के ऊपर, जिसे देने वाले मैक्स मूलर है। आपको बता दें दोस्तों, मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान है, और जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य स्थान यानी कि उत्पत्ति यानी कि मूल स्थान मध्य एशिया को माना, और यही मत आर्यों के लिए सर्वाधिक प्रचलित मत है। अब हम देखते हैं कौन से विद्वान ने आर्यों को यूरोपीय माना। तो चलिए बात करते हैं गाइसल के बारे में, और इन्होंने क्या कहा, डेन्यूब नदी घाटी यानी कि हंगरी में एक जगह है यूरोप में, हंगरी देश, और उसमें डेन्यूब जो नदी घाटी है उससे आर्यों की उत्पत्ति या मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। इस जानकारी के बाद हम एक जानकारी जुटाते हैं, आखिर आर्य सबसे पहले भारत में कहां आकर बसे। सप्त सिंधु प्रदेश जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे पंजाब में स्थित है, सबसे पहले आर्य वहां आकर बसे। तो चलिए वहां आर्यों के लिए कुछ जानकारी यहाँ जुटाते हैं हम। तो आर्य सर्वप्रथम भारत में कहा, पंजाब राज्य में आकर बसे, सप्त सिंधु प्रदेश जिसे हम कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़े और आर्य राजस्थान की ओर विस्तार करते हैं अपना, और राजस्थान में सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, तो आर्य राजस्थान में सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में आकर बसे, यहाँ पे अपने कबीलों की स्थापना की, यहाँ अपनी बस्तियां बसाई। इसकी हमें जानकारी मिलती है बर्तन के टुकड़ों पर, और इन बर्तन के टुकड़ों को चित्रित घूसर मृग भांड के नाम से जाना जाता है, जिनको सिंबल के रूप में PGW से संबोधित किया जाता है। चलिए अब यहां से आगे बढ़े और आर्यों के बारे में और हमें जानकारी कहां से मिली है, तो बोगाज कोई अभिलेख जो कि माइनर एशिया से हमें प्राप्त होता है, इस अभिलेख से हमें आर्यों के देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आर्यों के कौन से देवताओं के बारे में इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, पहले हम जाने। इस अभिलेख का समय है 1400 BC, और इससे हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में। और दोस्तों मुख्यतः इसमें 4 देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। आपको बता दूं, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, वरुण को ऋतु का देवता माना जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे वरुण के बारे में, ऋतु से संबंधित, ऋतु से गोप्ता जो शब्द का संबोधन किया जाएगा वहां आगे हम पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आर्यों की बेसिक जानकारी। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में ऋग्वैदिक काल की
और उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स के रूप में आपके लिए ये चीज अवेलेबल रहे। चले दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजे। और हमारा जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट करें। धन्यवाद।